तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग जहां तक डिस्कशन किए थे उसमें आपको ये सिखाया गया था कि आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म कैसे ऑब्जर्व करते हैं। आइसोमेरिज्म का दो टाइप था, एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चार अलग अलग पॉइंट्स था। एक था हम लोग के पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर, एक था लिंकेज आइसोमर, एक था आयोनाइजेशन आइसोमर और एक था सॉल्वेटेड आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो पार्ट था, एक था हम लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप ये सीख चुके थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला जो कंपाउंड्स है वो जीआई शो करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा वो जीआई शो नहीं करता, लेकिन जो dsp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल एटम शो करेगा वो जीआई शो कर सकता है। उसमें भी बहुत सारा अलग अलग केसेस था जो आपको लास्ट क्लास में सिखाया गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बहुत सारा चीज आपको बताया गया। आपको बेसिकली जो उसमें एक चीज पे फोकस रखा गया वो ये था कि ट्रांसपोजिशन याद रखो। ट्रांसपोजिशन याद रखो, इन ट्रांसपोजिशन के पेयर के अलावा कोई भी पेयर अगर तुम चुनोगे तो वो सीस पोजिशन में काउंट होगा। उसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक फेमस आइसोमेरिक पेयर जिसको हम लोग फेसियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर कहते हैं वो आया था। वहां तक का डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुका है। आज हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में ऑर्गेनिक में एक लंबा चौड़ा क्लास आप दे चुके हैं। आप उसी कॉन्सेप्ट को उठाइए, यहां यूज कीजिए। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मिरर इमेज एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इंपोजेबल हो, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका मिरर इमेज एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इंपोजेबल होगा, याद रखना दैट इज आइसोमेरिक पेयर विच आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो आइसोमेरिक पेयर ऑप्टिकल आइसोमर की तरह काउंट होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमर का फंडा, ऑर्गेनिक का जो बेसिक थ्योरी है वहीं से आता है। ऐसा आइसोमेरिक पेयर हम लोग को चुनना है जो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिखे लेकिन एक दूसरे पे सुप्रीमपोज ना करे। एक दूसरे के ऊपर जब सुप्रीमपोज कीजिएगा तो वो सुप्रीमपोज पूरी तरह से नहीं करना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल होना चाहिए। वैसा आइसोमेरिक पेयर ऑप्टिकल आइसोमर के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हम लास्ट में क्या बोले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, थोड़ा इसका डेफिनेशन लिखो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखो। those isomers which are mirror image of each other, which are mirror image of each other but non superimposable, which are mirror image of each other but non superimposable, comma, are known as optical isomers, comma, are known as optical isomers। ठीक है, उनको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी कुछ शो कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी शो कर सकते हैं। बस आपको यही एक फंडा याद रखना है कि एक दूसरे का मिरर इमेज दिखे लेकिन जब उठा के आप एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो वो सुप्रीमपोज नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से सुप्रीमपोज नहीं करना चाहिए। जैसे हम आपके सामने कुछ रख रहे हैं, ध्यान से देखिए। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मान लो जैसे हमारे पास मेटल है, ये A2B2 का फॉर्मेट शो करता है, A2B2 का फॉर्मेट शो करता है, A2B2। अब देखिए ये मेटल आप A2B2 के फॉर्म में ऐसे बना दिए, M, यहां पे A है, ये A है, ये B है, ये B है। अब आप इसका ड्रॉ किए हैं मिरर इमेज। जब आप इसका मिरर इमेज ड्रॉ किए
तो उस मिरर इमेज में भी ए और बी आ गया। अब आप ही देखिए और सोच के बताइए, क्या एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखिएगा तो वो सुपरिम्पोज करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। कर जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। सो कैन नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI। तो कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिक पेयर बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसका सीधा साधा एग्जांपल आप उसके अंदर मिरर इमेज लगा के देख लीजिए। अगर वो मिरर इमेज के बाद जो बनने वाला इमेज है वो अगर नॉन सुपरिम्पोजेबल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिक पेयर है, और अगर सुपरिम्पोजेबल है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिक पेयर नहीं है। जैसे अगला एक एग्जांपल देखिए, M A होल 2। अच्छा देखो MAA होल 2 लिखे, इसका मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 है, तो एक एक बाइडेंटेड लिगेंड में दो दो डेंटिसिटी आता है, तो 2 के लिए 4। अब इसको कैसे आप बनाएंगे, तो इसको आप ऐसे बनाए भाई, इधर में ए करके ये दो डोनर साइड से M से अटैच्ड है, और फिर इधर भी ए करके ये दो डोनर साइड से M से अटैच्ड है, ये दो डोनर साइड से M से अटैच्ड है, ऐसे। अब आप इसका बनाइए मिरर इमेज। चलिए हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं। आप भी समझ रहे होंगे कि इसका जो मिरर इमेज है वो फिर से नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगा ना। ये इसका मिरर इमेज है, ये एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। सो आप सोच सकते हैं कि इट कैन नॉट शो GI। भाई ये GI शो नहीं कर सकता, सॉरी OI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो सर कुछ ऐसा भी तो दिखाइए जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अच्छा हम एक चीज पूछना चाहते हैं, आपको ये समझ में आया A होल 2? यस ठीक, अब आ जाओ, चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान लो हम लोगों के पास अगला एग्जांपल है MA2BC। MA2BC, यहां M है, यहां B है, यहां C है, यहां A है, यहां A है। अब आप ड्रॉ किए इसका मिरर इमेज। मिरर इमेज में इधर B है, यहां C है, यहां A है, यहां A है। अब बताओ ये क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक पेयर है या नहीं? यस सर, ये है। तो इसी तरीके से आपको चुनना पड़ता है, बिकॉज ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आपके सामने कुछ कुछ बता दिया गया, फंडा एकदम बेसिक है, उसका मिरर इमेज बनाओ। अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो भाई ये ऑप्टिकल आइसोमर है, अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज चलता है। अब कुछ और भी एग्जांपल देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखिए। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मान लो तुम्हारे पास MA2 BB होल 2 है, MA2 BB होल 2 है। चलो उसको थोड़ा देखते कौन रीड कर पा रहा है। उसमें कौन है ऐसा जो बाइडेंटेड लिगेंड है, A है या B? कौन है बाइडेंटेड? सर B है बाइडेंटेड, B है, वेरी गुड। और उसका पूरा सेंट्रल मेटल एटम M का पूरा डेंटिसिटी कितना है? सॉरी गलत गलत गलत, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है?
6 है, ठीक है ना, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें 2 A जुड़ा है और 2 B2 जुड़ा है, जो ओवरऑल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिएट करता है। देखो पता है आप इस पेज में 2 तरह का GI लिख सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा ना, हम आपको दिखा रहे हैं, आप 2 GI लिख सकते हैं। देखिए आप यहां B और यहां B जोड़े, ये B और B, यहां पे A है और यहां A है, आप ये बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये बना सकते हैं। देखिए आप यहां पे A जोड़ दिए, आप यहां भी A जोड़ दिए, यहां पे आप 2 B एक साथ लिए, फिर यहां भी आप 2 B एक साथ लिए, लाइक दैट। जरा सोच के बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ GI ये कौन है और ये कौन है, कौन इसमें से सीस है, कौन ट्रांस है, GI के बेसिस पे बताना। ऊपर वाला ट्रांस है, नीचे वाला सीस है। ऊपर से वेरी गुड, ऊपर वाला ट्रांस है और नीचे वाला सीस है, ये हम लोग GI के बेसिस पे पढ़े। अब चलो बना दो दोनों का अपना अपना मिरर इमेज, इसका भी मिरर इमेज बना दो और इसका भी मिरर इमेज बना दो, ठीक है। ये रहा M, एक मिनट जस्ट थोड़ा सही नहीं है, ये रहा M, आराम से समझते चलिएगा, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है और कुछ नहीं कर रहे, बस सिंपल सिंपल काम कर रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं। हाँ ये इसका मिरर इमेज है और इसका मिरर इमेज यहां बना लिया जाए, BB यहां पे है BB, इधर है एक BB, ये A है, ये A है। अब आप देखिए दोनों के अपने अपने मिरर इमेज को, ट्रांस का जो मिरर इमेज है ये आपस में सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज है कि नॉन सुपरइम्पोजेबल? सुपरइम्पोजेबल। तो ट्रांस कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। हम इतना बड़ा बड़ा थ्योरी में नहीं जाना चाहते, आप जितना बनाते रहिएगा ना उतना अंदर अंदर जाइएगा, लेकिन सब में एक ही कहानी है, जो ऐसा मिरर इमेज बनाए जो सुपरइम्पोजेबल ना हो, जैसे सिस केस में है, सिस केस में आप देख के रहे होंगे कि उसको उठा के उस पर रखिएगा तो सुपरइम्पोज नहीं करेगा, क्या बोलते हो, सही है? यस सर। तो ये वाला तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, मतलब सीस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, लेकिन जो ट्रांस है बिकॉज वो सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहा है तो ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जबकि सीस वाला ऑप्टिकल आइसोमर भी बनाएगा। अब तुमसे अगर कोई बोले कि ये वाला मॉलिक्यूल पकड़ो तुम और बताओ इसका कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा, बोला स्टीरियो आइसोमर, 3 क्वेश्चन। कोई तुमसे बोले कि भाई बताओ इसका GI कितना बनेगा, तो 2 को GI बनेगा सीस ट्रांस। कोई बोल दिया कि भाई इसका बताओ ऑप्टिकल आइसोमर कितना बनेगा, तो ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा लेकिन सीस ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, 2 बनेगा। कोई तुमसे बोल दिया कि इसका कितना स्टीरियो आइसोमर बनेगा, व्हाट इज योर आंसर? चार, 3 ये नहीं है, ये है ही नहीं, ये नहीं है, ये है, ये है और ये है, ओके, ये है ही नहीं, ये तो हम पढ़ाने के लिए बना रहे हैं ना, नहीं समझा लग रहा? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर बदल के सब लिख देते हैं, ध्यान से आप समझिएगा सब कोई। ये दोनों आपस में
सुपर इम्पोजेबल है, सो कैन नॉट shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये दोनों आपस में देखिए, वैसे तो आप अच्छे से नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं, हम थोड़ा मैनेज करके ऐसे लिख दे रहे हैं। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सो कैन shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हो क्या रहा है? यस यस सर। देखो, मान लो हम लोग के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में है AA B2C2। क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तुमको समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका समझ में आ रहा है तुमको? ठीक, अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर बना लें। M है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, चलो दोनों A को इधर से लगा दो, यहां पे आप B को लगा दो, यहां भी B को लगा दो, यहां आप C को लगा दो, यहां आप C को लगा दो। अब बताओ क्या इसका मिरर इमेज जो बनेगा ये भी B होगा, ये भी B होगा, यहां पे ये C होगा, ये C होगा और ये दोनों A होगा। अब बताओ ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमेरिक पेयर है या नहीं? है सर। है सर। तो देखो एकदम बेसिक लाइन याद रखिएगा, बहुत सारा आपके सामने क्वेश्चन आएगा, लेकिन फंडा एकदम क्लियर रखना कि हाँ भाई ऐसे ही सोचना है। मिरर इमेज बनाना है, अगर वो मिरर इमेज मेरा नॉन सुपर इम्पोजेबल आ गया तो ये ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट होगा, और अगर सुपर इम्पोजेबल आ गया तो ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट नहीं होगा। आई होप सो किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। चलो ठीक है, तो ये था हमारे पास आइसोमेरिज्म का पूरा सेक्शन, जिसमें आप स्ट्रक्चर पढ़े, जीआई पढ़े और ऑप्टिकल आइसोमर पढ़े। कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर को 4 कैटेगरी में बांटा गया, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज और सॉल्वेटेड। जीआई को हम लोग 2 केस में बांटते हैं, सीस और ट्रांस। उसमें भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बहुत सारा केस देखे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बहुत सारा केस देखे, जिसमें 2 स्पेशल केस आप पढ़े, फेसियल एंड मैरिडोनियल। हम बार बार उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, ध्यान रखना। ऑप्टिकल आइसोमर में आप बस एक सिंपल सा लॉजिक पढ़ के चल रहे हैं। हम लोग जो भी मॉलिक्यूल होगा उसका स्ट्रक्चर और उसका मिरर इमेज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर वो दोनों आपस में सुपरइम्पोज कर जाए तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, और अगर नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ये था आपके पास पूरा आइसोमरिज्म का एकदम शॉर्ट नोट्स। अगर इतना आप दिमाग में रखेंगे आप क्वेश्चन कर लेंगे। कहीं डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द बॉन्डिंग इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन का फंडामेंटल्स क्या है कि भाई हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और लिगेंड्स जब मेटल एटम से बॉन्ड बनाने का कोशिश करे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के खाली ऑर्बिटल्स में डोनेट करे, और जब वो खाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के बीच कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, जिससे हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये आपको फंडामेंटल एकदम शुरुआती क्लास से ये समझाया गया। लिगेंड्स वैसा स्पीसीज होता है जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम के खाली ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देता है, दे देता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप ऐसे समझिए
कि खाली सेंट्रल मेटल एटम के पास खाली ऑर्बिटल्स हो जाने से काम नहीं होगा। उन ऑर्बिटल्स का सेंट्रल मेटल एटम हाइब्रिडाइजेशन में कैसे यूज करता है, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे करता है, कितना ऑर्बिटल और कौन कौन सा ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल और कौन कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा, इन्हीं सबको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर डिस्कस करते हैं। जनरली जब आप किसी सेंट्रल मेटल एटम का बात करते हैं, बहुत ध्यान से वर्ड्स को सुनते जाना, दिमाग में प्रोसेस करना, इधर से सुनकर इधर से निकालना नहीं। जब भी हम लोग किसी सेंट्रल मेटल एटम का बात करते हैं, वो जनरली आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक का एलिमेंट्स होता है। जब भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, फॉर एनी डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो देखो। एक नोबेल गैस रहेगा, इस नोबेल गैस के बाहर n-1d, उसके बाद फिर ns रहेगा, फिर np रहेगा, उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो nd आएगा। मतलब अगर आप बाहर दुनिया का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे तो n-1d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल और लास्ट में nd ऑर्बिटल, ये चारों मौजूद होता है। होता यह है कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम दो तरीके से अपने ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग के लिए हाइब्रिडाइज करता है। कोई भी सेंट्रल मेटल एटम दो तरीके से अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करता है। केस 1 क्या है? केस 1 देखो, केस 1 में आप मान के चले कि इनर डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, इनर डी ऑर्बिटल, जो अंदर वाला डी ऑर्बिटल है, उसको आप हाइब्रिडाइजेशन में एंगेज करा लिए। मतलब आप n-1 का d ले लिए, फिर ns ले लिया और np ले लिए। अगर इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ, अंदर वाला डी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ, तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, सो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन जो हो सकता है वो होगा dsp2, d2sp3 या d, बस ये दो, ठीक है, ये दो dsp2 या d2sp3, ये दो ऑर्बिटल्स का इनर ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन है ना, इंगेज हो सकता है। इनर ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन में ये दो इंगेज हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात को ऐसे समझना कि अगर आउटर डी ऑर्बिटल इंगेज हुआ तो क्या होगा। केस 2, इफ आउटर डी ऑर्बिटल यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, तो उस समय ns आएगा, np आएगा और nd आएगा, ns आएगा, np आएगा और nd आएगा। ऐसे केस में जो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होगा, सो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन जो इस केस में आएगा वो आपका आ सकता है sp3d, sp3d2 या sp3d3। ये तीन पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन इस केस में आ सकता है जब बाहर वाला डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में एंगेज हो, sp3d, sp3d2 या sp3d3। अब देखिए, लिखना है भाई, लिखना है, इसमें क्या है कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करता है,
अंदर और बाहर दोनों ऑर्बिटल को ले लेता है। तो आपको जितना ये याद रखना है कि कौन कौन सा पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, उतना ही आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन नहीं हो सकता है। इवन वहां दिख रहा है जैसे क्या क्या नहीं हो सकता है, जिसपे आपको ध्यान लगाना चाहिए। तो याद रखिएगा, भले आपका दिख रहा हो लेकिन DsP3D नहीं हो सकता, D3sp3 नहीं हो सकता। मतलब अंदर का डी और बाहर का डी दोनों नहीं ले सकते, अंदर में 3D भी नहीं ले सकते। बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? अब हम बोलेंगे चलो भाई, केमिकल बॉन्डिंग, जहां बॉन्डिंग जब आप पढ़ रहे थे तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन आप लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल्स आप इंगेज कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में उन्हीं ऑर्बिटल्स को आप इंगेज कराते हैं जो एनर्जेटिकली सुटेबल हो। इस लाइन का मतलब ये होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल्स आप यूज करते हैं ना, उनके एनर्जी में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अब अंदर का डी ले लीजिएगा आप और फिर बाहर का डी ले लीजिएगा, इतना ज्यादा इनके बीच का एनर्जी गैप है कि ये कभी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। तो सर उन केस में क्या करेंगे जब अंदर और बाहर दोनों का डी दिखाई दे? बताएंगे लास्ट में, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये मानिए कि कोई भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने में जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो दो तरीके से अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में एंगेज कराता है। या तो वो अंदर का डी ऑर्बिटल को यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन में, या फिर वो बाहर के डी ऑर्बिटल को यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन में। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में? यहां ठीक। अब आपके मन में एक ख्याल आना चाहिए कि सर कब हमारा सेंट्रल मेटल एटम अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज करता है और कब हमारा सेंट्रल मेटल एटम बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है ना, ये आपका दिमाग में क्वेश्चंस है। चलिए हम आपको इसके लिए आंसर अगले केस में देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आ जाओ आगे। चलिए कोई भी एलिमेंट आप उठाइए। चलिए हम लोग आयरन को ले लेते हैं। आयरन एटॉमिक नंबर 26। अगर हम लोग फेरस का बात करें, वैसे 26 का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है, Fe का कॉन्फ़िगरेशन है। जब आप फेरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फेरस मतलब Fe+2, जरा पूछ ले क्योंकि इसके बगैर आगे काम नहीं होगा। आप लोगों को केटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है? केटायन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बोलो। हाँ बताओ, इसके बाद आखिर Fe+2 के कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखें? 3d6 होगा सर, 3d6 4s0 3d6। वेरी गुड, 3d में 6 होगा और 4s में 0 होगा। ओके, कोई गलती से ये मत करना कि बाहर वाला निकाल देना। एक्चुअली जो सबसे बड़ा ऑर्बिटल है जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में रीअरेंज करने के बाद आता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। आप इसको जब रीअरेंज कीजिएगा तो 4s बाहर जाएगा, 3d अंदर, तो s का 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा फॉर मेकिंग केटायन। तो 3d6 4s 0। अच्छा, 4s जब 0 लिखे तो ये नहीं सोचोगे कि आगे 4p भी 0 है और 4d भी 0 है, बोलो सही है? यस सर। अब यहां देखो, हम इसी Fe+2 का ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं। बी केयरफुल, बहुत ध्यान से समझना, बेहद इंटरेस्टिंग चीज है। 1 2 3 4। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन को आपके सामने दिखा रहे हैं।
फिर हमारे पास 4s है, खाली है। फिर हमारे पास 4p है, वो भी खाली है। और फिर हमारे पास 4d है और ये भी खाली है 5 ऑर्बिटल के साथ। ठीक है भाई, ये तो फेरस का अपना ऑर्बिटल डायग्राम है। फेरस किसके साथ मिला है? फेरस किसके साथ मिला है? अब यहां एक चीज पूछना चाहेंगे, आप इन हाइब्रिडाइजेशंस को देख के क्या कोऑर्डिनेशन नंबर बता पा रहे हैं? आप यहां बता पा रहे DsP2 का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। D2sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वेरी गुड। sp3d कोऑर्डिनेशन नंबर 5। sp3d2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वेरी गुड। अब आ जाओ यहां, मान लो जैसे हम एक कंपाउंड बनाते हैं जिसमें आयरन के साथ 6Cl लगा है, ठीक है, 6Cl लगा है और ऊपर में है हम लोग के पास -4। और हम एक कंपाउंड बनाते हैं जिसमें इस आयरन के साथ 6Cl लगा है और ऊपर में -4। इन दोनों के लिए फेरस आयन ही आएगा। यहां भी तुम कन्फिगरेशन से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो आयरन देखो +2 आ रहा ना। यस सर। यहां भी +2 आ रहा है, मतलब दोनों केस में आयरन ऐसे ही है। लेकिन जो क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है वो एक वीक लिगेंड है और जो आपको CN दिखाई दे रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो सर इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहां भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहां भी है, मतलब यहां भी हमारे लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए और यहां भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए। जो हमारे पास वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड जो होता है वो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करता। जैसे है भाई तुम रहो वैसे, हम इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये वीक लिगेंड क्या करेगा, बाहर से 6 ऑर्बिटल ले लेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये बाहर से 6 ऑर्बिटल ले लेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे तो क्या मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा? अभी आपको पता चला वीक लिगेंड क्या करता है। वीक लिगेंड एक्चुअली कुछ नहीं करता है। वीक लिगेंड अंदर का इलेक्ट्रॉन का जैसे फिगर है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे है रहो। हम बाहर अपना काम कर लेंगे। 6 ऑर्बिटल चाहिए, 1 s लेंगे, 3 p लेंगे, 2 d लेंगे, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का बारी आता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसको ऐसे नहीं छोड़ता, बोलता ना, तुम लोग बहुत जगह लेके खड़ा है, तुम लोग पेयर हो, धकेल के सबको पेयर कर देता है। जब ये धकेल के सबको पेयर कर देगा तो तुम ही देखो, ये 2 गो उठ के 2 गो के साथ पेयर हो जाएगा तो अंदर का 2 गो ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। यस सर। और जब ये धकेल के सबको पेयर कर देता है तो अंदर से है ना हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह का स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, पेयरिंग ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा टू फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3।
अंतर समझा दोनों में? स्ट्रॉन्ग लिगेंड धक्का देके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पुश करके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले ऑर्बिटल के अंदर था उसको पहले पेयर करेगा। जब वो पेयर कर देगा, आप ही देखिए ये दोनों उठा के पेयर कर दीजिए तो अंदर का 2 डी ऑर्बिटल, फिर एक s और 3 p, 6 ऑर्बिटल, यही हो जाएगा। तो वैसे केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। वीक लिगेंड ऐसा नहीं कर पाता तो अंदर का ऑर्बिटल में जैसे इलेक्ट्रॉन्स है वैसे रह जाता है, वो बाहर से 1s 3p और 2d लेके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में? बोलो जी। अरे हाँ या ना कुछ भी तो बोल दो कि नहीं सर नहीं समझे, और क्या? आवाज नहीं आई, थोड़ा क्लियर बोलो। ठीक, तो समझ गए हो? अब थोड़ा और आगे बढ़ो, जरा सुनना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमेशा तुमसे एक ही तरह का कंपाउंड दिया जाएगा। देखो जैसे FeCl6 ऊपर में 4-, FeCN4 6 ऊपर में 4-, ठीक है, दोनों में वो 4- लगा हुआ है। अब आप ऐसे समझिए, अच्छा आप देखिएगा ध्यान से एक चीज, कि जो आपके पास कंपाउंड आपको दिख रहा है सब कुछ, उस कंपाउंड में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा वीक लिगेंड है, वो वीक लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहता है। जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब है तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके उसको पेयर कर देता है। या तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा। बोले सर आप कैसे बोल रहे सर? अभी मान लो किसी में यहां 5 ही इलेक्ट्रॉन रहता, 5, 6 नहीं 5, तो आप कितना भी पेयरिंग कर लीजिएगा, एगो तो अनपेयर्ड बच जाएगा ना। यस सर। तो देखो वीक लिगेंड के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो धक्का देके इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देता है, उस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है, ऐसा सिचुएशन जब हम लोग वीक लिगेंड यूज करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आपको पता चला हाई स्पिन क्यों बोलते हैं? कारण है मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होता है। लेकिन ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड मौजूद होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर दिया जाता है, और पेयरिंग होने की वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है कम। तो जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेस नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मौजूद होगा। ओके, कहीं कोई डाउट इतना समझने में? देखिए जैसे इस केस में हम लोग अभी तक ये पहुंचे हैं कि ठीक है FeCl6 है। अब आपसे बोला जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल को देखो
और उस मॉलिक्यूल के बेसिस पे उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, उसके अंदर कितना इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, ये सब बताओ। जैसे मान लीजिए हम लोग इन दोनों का एग्जांपल लेके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है ऐसा, निकल के साथ 4 क्लोरीन है, फ्लोरीन भी आप दे सकते हो, चलो फ्लोरीन ले लेते हैं, एक बार फ्लोरीन लेके काम करते हैं। निकल के साथ हम लोगों के पास 4 फ्लोरीन है और यहां पे चार्ज है उसका -2। इस केस में हम लोगों को ये बताना है कि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है या इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये सब हम लोगों को देखना है। अब देखिए सबसे पहले निकल का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, x फ्लोरीन के लिए -1 × 4 इज इक्वल्स टू -2, सॉल्व करोगे तो ये आएगा +2। मतलब आप निकल जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 28 है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 आएगा। लेकिन जब आप निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8। आप निकल +2 का फिगर बना ले, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहां पे 4s है 2, फिर यहां पे 4p है और उसके बाद अगर तुम चाहो तो 4d बना दो, जरूरत नहीं पड़ेगा 4d। ठीक है सर, आपको कैसे पता? सर आप पहले ही बता दिए जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तो रट के बैठे हैं, हम आपको बताते हैं, थोड़ा ट्रिक दिमाग में रखिए। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, या तो DsP2 होता है या sp3 होता है, सुना है ना? तो DsP2 मतलब अंदर वाला D, या sp3 मतलब यहां तक P, इसमें बाहर वाला D नहीं आता, इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, बाहर वाला D नहीं आएगा। ठीक है, तो चीजों को समझना होता है। Yes, sir. अब यहां देखिए, आप हमको सब कुछ सोच के बताइए, ये फ्लोरीन को आप किस कैटेगरी में रख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वीक लिगेंड? वीक लिगेंड। अगर ये वीक लिगेंड है तो इन इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग करेगा या जैसे पड़ा है वैसे छोड़ देगा? जैसे है वैसे ही रहेगा। वेरी गुड। फॉर निकल F4 -2, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। 3d8 जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है वैसे ही रहेगा, मतलब जो पेयर्ड है वो पेयर्ड रहेगा, जो अनपेयर्ड है वो अनपेयर्ड रहेगा। अब यहाँ पे 4s आ गया और आपका 4p आ गया। अब हम 4d नहीं बना रहे, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो एक s और ये 3p मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। एक s 4p। सही बोले जी आदित्य बाबू, बिल्कुल सही बोले, 4p होगा। ठीक है, एक s और 3p मिलके 4 sp3 नाम का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। तो अगला फिगर में ऐसा समझो कि भाई निकेल के साथ 4 फ्लोरीन है, पावर है -4, ये 3d8 पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, पड़ा है इफेक्ट इन पे। ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल है जिसका नाम है sp3,
यहां से लेके यहां तक ये 4 ऑर्बिटल है जिसका नाम है sp3। 4 ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसका नाम है sp3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। और इन चारों ऑर्बिटल में जो मेरा लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। इन चारों ऑर्बिटल में जो मेरा लिगेंड है, कौन लिगेंड है? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन इन चारों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। दिखाना पड़ता है ऐसे, ये डायग्राम बनाना पड़ता है। और अब तो आप मेंटली तैयार हो जाइए सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। हो गया जो कहानी था कोरोना का वो खत्म, ठीक है? अब सीधा आप तैयारी कीजिए एग्जाम के लिए, ठीक है? अभी तक तो शक था ना। अब सर हाँ बोलो ना। सर पावर -4 में -2 होगा। अच्छा गलत लिख दिए, ठीक। तो यहीं पर मेरा ध्यान लगा के रखना, ठीक है? कहीं हमसे गलती नहीं होने देना। हाँ वेरी गुड, ठीक है सर। गुड। फ्लोरीन 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 ये चारों इलेक्ट्रॉन देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। एक इलेक्ट्रॉन मत बोलो, बोलो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो उसके पेयर को दिखाने के लिए कुछ अलग सा सिंबल यूज कर लो, क्रॉस दे दो, डॉट दे दो। ऐसा मत देना ताकि दिखे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली फ्लोरीन डोनेट किया है। तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आपके पास आएगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। यहां सोचना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास एक वीक लिगेंड है, तो क्या करेगा? सर बोलो ना। सर एक बात पूछ रहे थे सर कि डी का तो यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ, तो आप ये इसको आप लिखे क्यों है? देखिए मास्टर साहब को पता रहता है पहले से कि किसका काम होगा किसका काम नहीं होगा, लेकिन मेरा काम होता है वैसे बनाना जैसे कि आप घर में बनाएंगे। आपको कैसे पता रहेगा कि बाहर वाले डी का यूज होगा या नहीं? जब तक आप ये लाइन लिख के आगे नहीं बढ़ेंगे एज ए वीक लिगेंड, आपको कैसे पता है कि इस डी का काम पड़ेगा या नहीं? अगर आप लिख देंगे गलत तो नहीं ना होने जा रहा है? नो सर। ठीक, लिख दो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम भी नहीं था। कहीं और दिक्कत यहां समझने में, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो सीवियर हो जिसके लिए ऑपरेशन का जरूरत हो, ऐसा कुछ नहीं? तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। इसको अच्छे से देखिए। एक और कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, देखते हैं उस केस में क्या होता है। नोट करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाए। एक और खत्म कर देंगे ना, टॉपिक खत्म हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, अगर हम तुमसे पूछें कि भाई इसमें बताओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या बोलोगे तुम? दो सर एक भी नहीं। दो, ये दोनों तो है, ये दोनों तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना? ओ हाँ हाँ ये सर। इसमें हम लोगों के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दिस कंपाउंड विल शोस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एज वेल एज जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना कोई ना कोई कलर शो करता है, वो कलर्ड भी होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत खास बात होता है कि दे जनरली शोस कलर। तो कलर के पीछे का कारण होता है ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड शो करेगा। डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी शो करेगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी शो करेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो, अब ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो ये सब कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो ये सब कैरेक्टर थोड़ा कम होगा। आपको 2-3 कंपाउंड दे देगा, बोलेगा पैरामैग्नेटिज्म के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। तुम एक्चुअली पता करो कि उसके अंदर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक, जितना कम होगा वो उतना ही कम, ठीक है?
चलो एक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में देख लेते हैं। मान लो उसी निकल का एक दूसरा कंपाउंड आपके पास लेते हैं, निकल के साथ CN4 पावर ऊपर में -2। शॉर्टकट में काम करते हैं, यहां निकल +2 आएगा भाई, बाकी आप पीछे देख ही चुके थे सब कुछ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0। क्या दीक्षा हम लोग को पता है कि बाहर वाला d ऑर्बिटल काम आएगा या नहीं अभी तक? नहीं आएगा, बिल्कुल सही। ये सर पता है हम लोग को। हाँ बिल्कुल क्योंकि पता है। उसमें 0 है। नहीं, जीरो का बात नहीं है, जीरो का बात नहीं है जी। एक्चुअली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो या तो DsP2 होगा या sp3 होगा। sp3 नहीं आएगा, बाहर वाला D नहीं आएगा, तो बाहर वाले D का काम नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जब आप इस निकल +2 को बनाते तो 3d8, ये रहा 4s और ये रहा 4p, 4s एंड 4p। ठीक है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन आप पहले देख लें, बाकी खाली। जैसे ही आप इस निकल के साथ Cn को चुनिएगा, Cn जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये अपना खेल स्टार्ट करेगा। खेल क्या? धकेला धकेली। इन दोनों को धकेल के पेयर कर देगा। देखो क्या हो जाएगा। (3d8) पहले से ये पेयर्ड था, पहले से ये भी पेयर्ड था, पहले से ये पेयर्ड था, लेकिन ये वाला अनपेयर्ड था, ये वाला अनपेयर्ड था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये अनपेयर्ड यहां से हटा, और इसमें जाके पेयर्ड हो गया, खाली हो गया एक। ये 4s है और ये 4p है, ये 4s है, ये 4p है। ऊपर वाले फॉर्मूला को देख के बताओ कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का आपको जरूरत है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए अंदर का D, एक S और 2 P, DsP2, 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 DsP2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? DsP2 क्यों हुआ? हाँ, यस सर, यस सर। तो अब आप लिखेंगे निकल, साथ में CN4 ऊपर में -2। अब आप 3d8 में 4 ही ऑर्बिटल दिखाइए, 4 दिखाइए, 5 मत दिखाइए। चारों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन से, निकल के इलेक्ट्रॉन से पेयर्ड कर दीजिए, और फिर 4 ऑर्बिटल दिखाइए। ये 4 ऑर्बिटल एक्चुअली DsP2 हाइब्रिडाइज्ड वाला है, और इन चारों में मेरा Cn जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। Cn डोनेटेड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू दीज एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ये रहा Cn का इलेक्ट्रॉन, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम। अभी जरा सब कुछ सोच के बताना, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? 0 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगर इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। यस। तो
तो ये था आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कब वो इनर डी ऑर्बिटल और कब वो आउटर डी ऑर्बिटल को यूज करता है। बुक खोलिएगा, 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेगा, बना लीजिएगा। लिगेंड्स पहचानने में शुरुआत में दिक्कत होगा कि कौन वीक लिगेंड है कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जो आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका सहारा लीजिए। वैसे अगले क्लास में आप एक और इन डेप्थ नॉलेज लेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। और उस CFT के बेसिस पे आपको ये पता चलने लगेगा कि कोई लिगेंड आखिर स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है और कोई लिगेंड आखिर वीक क्यों रह जाता है, क्यों फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन वीक लिगेंड है और क्यों CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अगले दिन मिलेगा। आज का क्लास आपके सामने ये था, कहीं डाउट हो पूछ लो, स्लाइड देख लो।